चंद्रशेखर आजाद ने जब हक की लड़ाई लड़नी शुरू की तो उनके ऊपर हमला किया गया, पता है ना हमला किया, लेकिन उन्हें पता नहीं है हमारे पुरखे ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं, आंख में आंख मिलाकर लड़ने वाले लोग हैं। मगर एक बात बताओ हमारे लोगों, जब वोट देने का मौका आता है तो जो हमारे लिए लड़ता है वो कहाँ खड़ा है? बताइए ना, ये हमारे मूल्यांकन का वक्त है कि नहीं? जब चुनाव आता है तो ये अधिकारी और ये पुलिस के लोग आपको गांव-गांव चिन्हित करते हैं कि कौन विपक्षी दल का है और उसको परेशान करो ताकि वो वोट देने ना पाए। अगर आप इतिहास याद करेंगे तो रामपुर में एक उपचुनाव हुआ और जिसमें वोटिंग परसेंटेज पता है कितना? 26% था। आजाद भारत में इतना कम वोट कभी गिरा नहीं। आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, ईवीएम है, वोट कहीं डालोगे जाएगा कहीं। तो बताओ लोकतंत्र बचा क्या, संविधान बचा क्या? इसलिए मैं आपसे सवाल करने आया हूं, जो लड़ रहा है आपके लिए, अगर आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे, हमारी नौकरी छीन ली। 14 साल पढ़ाया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विचारक टीवी पर बैठकर रोज हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको कोई नहीं बोलेगा। हम संविधान की बात करते, हमारी नौकरी छीन ली। उनको लगा था कि डर जाएंगे, उनको लगा था कि हम रुक जाएंगे। मगर एक बात बार बार कहता हूं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? अगर आज भगत सिंह नहीं बोले होते, फांसी के तख्त पर 23 साल की उम्र में नहीं चढ़े होते, अगर अशफाक उल्लाह खान सीने पर गोली नहीं खाए होते, फांसी के तख्ते पर नहीं गए होते, तो क्या इस मुल्क में हम आजादी से रह पाते? बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा, शहीद बाबू जगदेव प्रसाद, पेरियार ललई सिंह यादव, इन लोगों ने जो कुर्बानी दी, मान्यवर कांशी राम ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की वजह से हम यहाँ पहुंचे। और आज जब बोलने की बारी आई तो हम इसलिए चुप हो जाएं कि हमारे ऊपर ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा, जेल में डाल देंगे। मगर एक बात समझो, हमने भी जन आंदोलनों में नारा लगाया कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है। इसलिए मेरे लोगों, शिक्षा पर बचाओ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाओ। हमें नौकरी से निकाला गया तो हमारे लोग तो इतने खड़े हो गए, लेकिन अपने लोगों का हौसला हिम्मत मत टूटने दीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, देश के ऐसे संसद में पहुंचे हुए लोग जो कटुआ मुल्ला कह के गाली दे, वो सांसद बन सकता है, तो इस देश के 90% लोगों की बात करने वाला कोई चंद्रशेखर आजाद संसद में क्यों नहीं जाएगा? भाई बताओ, ये बात सही है कि नहीं? और इसलिए जरा विचार करिए, आखिरी वाक्य बोल रहा हूं। पता है हम 90% लोग गुलाम क्यों हैं? क्योंकि हमको आपस में ही लड़वा दिया गया। ओबीसी का दुश्मन कौन? ओबीसी। ओबीसी का सारा हक कौन खा गया? ये 3 जातियां खा गई। दलित का सारा हक कौन खा गया? ये खा गए। और आप आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। अभी आज देश में देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा, जब चुनाव में वोट मांगने आए तो उन्होंने दोनों बाएं फैला के कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं। और जब 19 के चुनाव में आए तो कहे मैं अति पिछड़ी माँ का बेटा हूं। और 2022-23 में जब जाति जनगणना की मांग होने लगी तो कहा जाति तो होती ही नहीं, जाति केवल गरीब अमीर की होती है। बताइए, पलटी मार अगर इस देश में कोई नेता है तो वो नेता कौन है? एक ही नेता है, नाम नहीं लेना है, उनको क्या कहना? फकीर आदमी है, झोला लेके चले जाए, नाम नहीं लेना। हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं। और अभी 4 दिन पहले YouTube पर सर्च करिए, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि सबसे बड़ा ओबीसी तो उनको नजर ही नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी, आप झूठ बोलते हो कि आप ओबीसी हो। अगर आप ओबीसी होते तो पेरियार ललई सिंह यादव की बात करते, आप ओबीसी होते तो पीपी मंडल की बात करते, आप ओबीसी होते तो जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा की बात करते। बिहार में गठबंधन तोड़वाना था, इसलिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया। लेकिन भारत रत्न दे करके सम्मान बढ़ा है क्या? क्योंकि उसके बाद दूसरा भारत रत्न जिसको मिल गया उसका नाम आप जानते हो। इसलिए मेरे ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों, अगर मुझे आप मानते हो,
हमारे नीरज भाई पटेल, चंद्रशेखर भाई जैसे लोग क्या चाहते हैं आज के दिन में, हमें आपस का झगड़ा छोड़ना होगा। 10 बातें हैं मेरे भाई, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाने वालों, एससी को एससी से लड़ाने वालों, हम सब एक बात गांठ बात है। 10 बातों में 5 में मान लीजिए हमारा और आपका विचार मेल नहीं खा रहा, ओबीसी एससी एक नहीं हो पा रहा, ओबीसी ओबीसी एक नहीं हो पा रहा, लेकिन 5 जगह पर अगर एकजुट हो जा रहे हैं तो हाथ उठाकर बताओ 5 जगह पर एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अगर हम दोनों बचेंगे तो जहां 5 जगह पर हमारा मेल नहीं है उसको बैठ करके मेल कर लेंगे। लेकिन याद रखना मेरे गांव के लोगों, पेरियार ललई सिंह यादव का ये परिनिर्वाण दिवस, उन्होंने जो कुर्बानी दी, वो एक ऐसा सपना था उनका, वो बुद्धमय भारत बनाना चाहते थे और आज एक धर्म का भारत बनाया जा रहा है। हम पेरियार ललई को मानने वाले जाने कितने जिलों से लोग आए हैं इस कार्यक्रम में, हम भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से बहुत मुश्किल से चलकर आए, हम सब लोग इतनी दूर से चलकर आए इसलिए नहीं कि कार्यक्रम अच्छा हो जाए, विजेंद्र का मेहनत सफल हो जाए, आयोजन समिति के लोगों की मेहनत सफल हो जाए, फॉर्मेलिटी हो जाए, नहीं। 3 महीने बाद ये तय होगा कि आने वाले कल पेरियार ललई सिंह का नाम भी लेने वाले कोई होंगे कि नहीं, इसका इशारा मैं आपसे करके जा रहा हूं। आयोजन समिति का बहुत धन्यवाद, मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित लोगों का बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, आपसे एक ही वादा करके जा रहा हूं, कलम और किताब पर बंदूक का पहरा है और संविधान के ऊपर कोई बुलडोजर खड़ा है। मेरे लोगों, कोई ऐसी टिप्पणी मत करना कि आपको पकड़ने और गिरफ्तार करने का मौका मिल जाए। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार की बातें गांव-गांव ले चलो, संविधान की बातें गांव-गांव ले चलो। और एक गुजारिश है, संविधान जो बदलने की बात करता है, गलती से भी अपना एक वोट उसे न देना और न अपने किसी आदमी को देने देना। 90% लोग अगर संविधान विरोधियों को वोट नहीं देंगे तो वो कभी वापस सरकार में नहीं आएंगे। अगर संविधान बचेगा तो हम बचेंगे और अगर संविधान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सब कुछ दांव पर लगाकर अगर कोई एक चीज बचानी है तो संविधान बचाना। इसी वादे के साथ आप सबको जय भीम, जय मंडल, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।